हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल असेंबल टू लर्न। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे मैं पीजीटी फिजिक्स 2018 पेपर का फिजिक्स पार्ट का लास्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व की हूँ। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 150 तक। पिछले जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 140 तक, वो आपको मेरे लास्ट वीडियोस पे मिल जाएंगे और उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में अवेलेबल है। अगर आप लोग अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। एंड आज के लिए हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से। Question number 141 is a refrigerator extracts heat from the freezer at minus 23 degrees Celsius and rejects to the atmosphere at 27 degrees Celsius. The value of its coefficient of performance, हमें coefficient of performance का value find out करना है। तो इसमें क्या दिया है, coefficient of परफॉर्मेंस का एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है बीटा, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई क्यू एब्जॉर्ब माइनस 1। ये बीटा का फॉर्मूला होता है। तो हमारा यहाँ पे क्यू रिजेक्ट कितना दिया गया था, 27 डिग्री सेल्सियस, एंड एक्सट्रैक्टेड मतलब एब्जॉर्ब वो तो -23 डिग्री सेल्सियस था। तो अगर हम उसको केल्विन में करते हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस के लिए हम 300 केल्विन और -23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 250 केल्विन। उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमें बीटा का वैल्यू 5 मिल जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 142 पे, टू इक्वल चार्जेस आर इनिशियली केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। मतलब दो चार्ज हैं, इक्वल हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है। इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 50%, मैग्नीट्यूड 50% इंक्रीज किया गया एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 100%। तो चार्जेस वर केप्ट इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब ये सब चेंजेस हुआ तब वो मीडियम में रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 9। और तो मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम विल चेंज। तो कूलम्ब फोर्स में क्या चेंजेस आएगा, पहले तो वो वैक्यूम में थे, तो सपोज हम दो चार्ज लेते हैं क्यू, मतलब इक्वल चार्ज है तो दोनों ही क्यू होगा, और कुछ आर डिस्टेंस अपार्ट में है, फिर 50% इंक्रीज हो जाता है, मतलब सब 1.5 क्यू या फिर 3/2 क्यू आप लिख सकते हैं, 1.5 क्यू 1.5 क्यू। तो वो हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस तो 100% इंक्रीज कर रहा है, तो 2r, आर से 2r हो जाएगा। फिर वैक्यूम में क्या होगा, कूलम्ब का फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पर मीडियम के केस में थोड़ा अलग होता है, जो कि एफ मीडियम 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो ये K है ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और क्वेश्चन में इसका वैल्यू 9 दिया गया है। तो इनिशियली हमारा कूलम्ब फोर्स है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एंड मीडियम में रखने के बाद वो बन जाता है 1/4πε0 K के जगह पे हम 9 पुट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो 1.5 था उसको हम 3/2 का स्क्वायर Q स्क्वायर लिख लेंगे। तो हमें मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे 9 कट हो जाएगा। फिर हमें जो मीडियम में उसका मिल जाएगा 1/16 ऑफ F, मीन्स इनिशियल का 1/16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे दिया गया है। तो 143 देखते हैं। 143 क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास 1.2 kg, 1.2 kg मास ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन भी दिया गया है ux 6 - 2x + x स्क्वायर। तो ux क्या जूल में है, x इज इन मीटर। तो इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट जो कि 14 जूल है, टर्निंग पॉइंट्स फॉर द पार्टिकल वेयर इट चेंजेस डायरेक्शन आर। मतलब टर्निंग पॉइंट में उसका क्या मतलब पोजीशन क्या होगा। टर्निंग पॉइंट में हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 बन जाता है। टर्निंग पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, तो हमारा जो टोटल एनर्जी काइनेटिक इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, वहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी 0 बन गया तो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, जो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी 14 जूल दिया गया है, तो हमारा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 14 जूल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो फंक्शन है x² - 2x + 6, उसको हम 14 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें x का वैल्यू 4 मिलता है। फिर हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी हमारा mgh होता है, मतलब जो इसका हाइट होगा y की डायरेक्शन में होगा। तो हम अगर h का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 1.19 आ रहा है। तो अगर हम उसी को y डायरेक्शन का उसका पोजीशन कंसिडर करते हैं
तो ऑप्शन में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2 ले सकते हैं हम, तो ऑप्शन 1 हो सकता है ये आंसर। तो 144 में चलते हैं। 144 में क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स फोर्थ स्टेट तो टू इट्स ग्राउंड स्टेट, द photons thus emitted irradiate a photosensitive material. If the work function of the material is 5.15 electron volt, then stopping potential is estimated to be, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, V नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाय E होता है। इसके लिए हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हमें वर्क फंक्शन दिया गया है फाई इज इक्वल टू 5.15 EV, और हमारा जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है E-5 होता है। ई हम फाइंड आउट करेंगे जब जब थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आ रहा है, मतलब E4-E1 हो जाएगा, जो कि -13.6/4 स्क्वायर हो जाएगा E4 का वैल्यू, एंड -13.6/1 स्क्वायर हो जाएगा E1 का वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने पे हमें E का वैल्यू 12.75 मिल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारा हो जाएगा 12.75 - 5.15 दैट इज 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इज इक्वल टू KE मैक्सिमम बाई E 7.6 EV बाई E, जो कि 7.6 वोल्ट आ जाएगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। फिर 145 में क्या दिया गया है, इन ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेरिएबल ऑफ द सराउंडिंग रिजर्वियर डिफर ओनली इनफाइनाइटसिमली फ्रॉम दोज ऑफ द सिस्टम। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सारे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो स्लो हो जाता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारा स्लो हो जाता है इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। फिर डिफर ओनली इनफाइनाइटसिमली मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल चेंजेस कहाँ पे होगा, तो ऑप्शन को देखा जाए टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम डेंसिटी एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और प्रेशर में ही इनफाइनाइटसिमली मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल चेंजेस आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि 146 है। 3 point masses m each are kept at the vertices of an equilateral triangle ABC inside a circle of radius r as shown in the figure. The gravitational potential energy of the system will be, मतलब सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल उनके जो बीच में BOC का एंगल 120 डिग्री दिया गया है, मास इक्वल मास है m थ्री पॉइंट्स पे। तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -G m1m2/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है -G m1m2/r। यहाँ पे तो सब मास सेम ही है m। फिर हम सिस्टम के लिए अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ईच मास के बीच का डिस्टेंस सेम है। AB BC और AC तीनों इक्वल है, और तीनों ही हमारा मतलब डिस्टेंस हो जाएगा, मास के बीच का डिस्टेंस हमारा AB या फिर BC या फिर AC हो जाएगा। तो हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम एक परपेंडिकुलर जैसा एक OQ ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो OQ है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है OBQ एंगल 30 डिग्री है, OBQ एंगल 30 डिग्री है, और ये OB हमें रेडियस पता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल पे BOQ ट्रायंगल पे cos 30 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा cos 30 इज इक्वल टू BQ/OB। फिर इसको cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो OB का वैल्यू R है, यहाँ से हमें BQ का वैल्यू मिल जाएगा √3R/2, और BQ क्या हो जाएगा BC/2, मतलब ट्वाइस ऑफ BQ इज इक्वल टू BC। तो हमें यहाँ से BC या फिर AB या फिर AC तीनों को किसी का भी वैल्यू √3R मिल गया, मतलब मास के बीच का डिस्टेंस √3R है। तो अगर हम पूरे सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो -Gm²/√3R इंटू 3, तीन मास है तो इंटू 3 कर लेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -Gm²√3/R, -Gm²√3/R। सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे गिवन है, तो 3 इज करेक्ट, -Gm²√3/R।
देन 147 में क्या दिया गया है, सॉलिड सिलेंडर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 2.1 मीटर, द सिलेंडर रोल्स डाउन द प्लेन विदाउट स्लिपिंग, रोल होता है, स्लिप नहीं होता है। तो इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द बॉटम इज अबाउट, कितना होगा, बॉटम को रीच करने के बाद स्पीड कितना होगा, जी का वैल्यू तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो देखिए यहाँ पर सपोज ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ये नीचे से रोल होके आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाए, क्योंकि ये रोटेट कर करके आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, और लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस यहाँ पर फिर आई क्या होता है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² बाई 2, और ओमेगा का वैल्यू तो होता है v/r। तो इसको पुट करने पे ये r कैंसिल हो जाएंगे और तीनों में m कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा gh इज इक्वल टू v² बाई 2 प्लस v²/4। उसको सॉल्व करने पे हमें v² का वैल्यू 28 एंड v का वैल्यू 5.3 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फिर आते हैं 148 पे, जो कि दिया गया है, बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पॉइंट Q 15,0 मीटर एज सोन इन द फिगर, व्हेन द बॉल इज एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपवर्ड पाथ। मतलब अपवर्ड तो जा रहा है, उसका जो मिड पॉइंट में अगर जब होगा वो बॉल, तो टॉर्क ऑन द बॉल अबाउट द पॉइंट P5,0, पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा, जी वही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ये पाथ दिया गया है, तो हम अगर देखते हैं तो मास भी दिया गया है 0.5 kg। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है हमारा r क्रॉस एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू अप्लाइड फोर्स। तो एफ होता है फिर mg, m का वैल्यू गिवन है, g का वैल्यू है, r का भी अगर हम देखें तो p से q का डिस्टेंस कितना 15 और 5 माइनस कर देंगे तो 10 मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल गया 10 इंटू 0.5 इंटू 10 करने से 15 न्यूटन मीटर मिल गया, ये तो मैग्नीट्यूड होगा। फिर डायरेक्शन आर क्रॉस एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो तो एक्स डायरेक्शन में है, तो आई कैप हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फिर यहाँ पे कहीं पे मिड पॉइंट में होगा तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो टॉर्क अप्लाई होगा, तो कुछ इस तरह आएगा। तो ऐसे देखेंगे तो हम उसका जो डायरेक्शन आता है माइनस जे कैप में आएगा, तो आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप करने से हमारा टॉर्क हमें माइनस के कैप, मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। तो हमारा टॉर्क का वैल्यू -15 न्यूटन मीटर के कैप। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन at which its potential energy is 25% of its kinetic energy। मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है जिस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 25% हो रहा है। सपोज हम उस डिस्टेंस को x लेते हैं, x इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हमारा उसी केस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ के होल इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 25% मीन्स 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k² बाई 4 माइनस kx² बाई 4 मिलेगा, जो कि हमें x का वैल्यू देगा a/√5। कौन सा ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। 3 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आवर लास्ट क्वेश्चन दैट इज 150, इसमें दिया गया है पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट, ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट, इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। सपोज हम देखेंगे तो ये हमारा नैरो स्लिट
नैरो स्लिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये हमारा स्क्रीन है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ से। तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा है मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होगा। और वेवलेंथ का रिलेशन एंगुलर विड्थ के साथ क्या होता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होता है। तो अगर लैम्डा डिक्रीज कर रहा है तो थीटा भी डिक्रीज करेगा, मतलब एंगुलर विड्थ डिक्रीज होगा। स्पीड इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा मतलब हमारा एंगुलर विड्थ भी डिक्रीज ही होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन, द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल नॉट बी ऑब्जर्व, तो ये तो गलत है। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न विल इंक्रीज, यहाँ पे एंगुलर विड्थ इंक्रीज लिखा गया है तो ये भी नहीं होगा। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल डिक्रीज, हाँ हम तो देखें ना अभी कि डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, एंगुलर विड्थ ऑफ द अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड तो नहीं है, ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। तो फ्रेंड्स, here we completed our all physics questions of PGT Physics 2018 पेपर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो दोस्त KVS का प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ ही वीडियो शेयर करें। तो जल्द ही मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ। थैंक यू।